नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो आज बात करेंगे अपन सिंचाई एवं जल निकास के बारे में। इससे पहले अपन और भी टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। इसमें इससे लास्ट वाला फर्टिलाइजर वाला था। उससे पहले जनरल एग्रीकल्चर का भी अपना हो चुका है और नए नए टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो सिंचाई में सबसे पहले आता है कि सिंचाई का महत्व और स्रोत क्या है। सिंचाई का महत्व एवं स्रोत कहा गया है, जल ही जीवन है, जल बिन सब सून। पेड़ पौधों में लगभग 84 से 99% जल पाया जाता है। जल पौधों के लिए एक मुख्य तत्व है जिसके बिना पौधे की कोई भी शरीर क्रियात्मक क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकती। पौधे अपना भोजन घोल के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन घोल के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसके लिए मृदा में जल का होना अति आवश्यक है। पौधों को जल कृत्रिम व प्राकृतिक साधनों से प्राप्त होता है। पौधों को जल कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों साधनों से प्राप्त होता है। वर्षा के अभाव में कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल सिंचाई कहलाता है। तो इसको अपन सिंचाई की इरिगेशन की डेफिनेशन परिभाषा बोल सकते हैं कि वर्षा के अभाव में कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल सिंचाई कहलाता है। तो ये हो गई सिंचाई की डेफिनेशन कि वर्षा के अभाव में कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता हम सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जीव जंतु को जब प्यास लगती है तब वह जल स्रोत के पास पहुंचकर अपनी प्यास बुझा लेता है, परंतु जब पेड़ पौधों को प्यास लगती है तब वह स्वयं स्रोत के पास जाकर पास चलकर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें बेड़ी रूप मिट्टी से जकड़ी होती है। अतः पौधा अपने आसपास न होकर के जल को ग्रहण कर लेता है, परंतु जब आसपास उसकी क्षमता से दूर जल होता है या वर्षा नहीं होती है तब जल के अभाव में खड़ा खड़ा प्राण त्याग देता है, अर्थात सूख जाता है। जब पेड़ को पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सिंचाई आवश्यक हो जाती है। अब आती है डेफिनेशन, परिभाषा। फसलों को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचन कहलाता है। यहाँ पे भी आया कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचन कहलाता है, अथवा वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीकों से जल पिलाने की क्रिया को ही सिंचाई करना कहा जाता है। तो इन दोनों डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं कि फसलों को उगाने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल सिंचन कहलाता है, या कह सकते हैं कि वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीकों से जल पिलाने की क्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। अथवा फसलों की उचित वृद्धि के लिए मृदा के अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम जल देने की क्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। ये एक डेफिनेशन और होगी, कम से कम 3 से 4 डेफिनेशन यहाँ पे मिल सकती है अपन को इसकी सिंचाई की, इरिगेशन की। तो बोल सकते हैं कि फसलों की उचित वृद्धि के लिए, फसलों की उचित वृद्धि के लिए मृदा के अंदर उचित मात्रा में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम जल देने की क्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। ये थी इरिगेशन की सिंचाई की डेफिनेशन, परिभाषा। अब है सिंचाई का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। सिंचाई का क्या महत्व है? फसलों की वृद्धि एवं विकास हेतु सिंचाई का निम्नलिखित महत्व है। पौधों का संपूर्ण विकास जल पर निर्भर करता है।
पौधों का संपूर्ण विकास किस पर निर्भर करता है? जल पर। जल जीव द्रव्य का एक मुख्य अवयव है। जल जीव द्रव्य का मुख्य अवयव। जल किसका मुख्य अवयव है? तो वो है जीव द्रव्य का। अतः कोशिका विभाजन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो कोशिका विभाजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता। जल की आवश्यकता किसके लिए होती है? कोशिका विभाजन के लिए। यहां से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन से। इरिगेशन के अभी और भी इंपॉर्टेंस है, जिसमें है कि पौधों के प्रत्येक भाग में स्फीति, इसको टर्जिडिटी बोला जाता है, बनाए रखने के लिए, स्फीति बनाए रखने के लिए, पौधे के प्रत्येक भाग में स्फीति बनाए रखने के लिए जल एक अहम भूमिका निभाता है। और यह कोशिका को स्फीति प्रदान करता है, जिससे गुहिकाएं फूल जाती हैं। कोशिकाओं के तापमान पर नियंत्रण रहता है, जिससे फसलें लू व पाले से बच जाती हैं। यहां पर एक टर्म आया लू, एक है पाल। लू होता है जो राजस्थानी एरिया में, राजस्थान के एरियाओं में जो गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं, उनको लू बोला जाता है। और जो सर्दी के टाइम पर, सर्द ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं, उन्हें जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो वहां पर बर्फ जैसी परत जम जाती है, जिसे पाला बोला जाता है। ये भी अपन आगे देखेंगे, लू के बारे में भी है, पाले के बारे में भी है, ओला भी है, इन सब के बारे में आप आगे देखने वाले हैं। तो पौधे के लिए जल किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है? सिंचाई। आगे है, जल पौधों का अभिन्न अंग है। प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण क्रिया में जल कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के माध्यम से शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है, जो कि पौधों के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। तो जल क्या करता है? जल पौधों का एक तो अभिन्न अंग है, और प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण क्रिया होती है पौधों में, उसमें जल कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के माध्यम से शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जो कि पौधों के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है। आगे है कि कर्षण क्रियाओं में सिंचाई जल सहायक होता है। कर्षण क्रियाओं में सिंचाई जल सहायक होता है, और इसके कारण फसलों की समय पर बुवाई की जा सकती है। कर्षण क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो खेती करने के लिए अपन खेत में जो भी कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं करते हैं, वो कर्षण क्रियाओं में आती हैं। तो उनके लिए सिंचाई जल सहायक होता है, और इसके कारण फसलों की समय पर भी बुवाई की जा सकती है। तो समय पर बुआई के लिए और कर्षण क्रियाओं के लिए भी जल आवश्यक है। जल लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जल क्या करता है? जो लाभदायक जीवाणु हैं अपनी मृदा में, उनकी क्रियाशीलता को, एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो हानिकारक कीट जैसे दीमक आदि सिंचाई के जल के प्रभाव से अपना असर कम दिखाते हैं। तो जल लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता को तो बढ़ाता है, लेकिन जो हानिकारक कीट होते हैं, जो इंसेक्ट पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें जैसे कि जो दीमक हो गया, टर्माइट होता है दीमक, वो क्या करता है? सिंचाई के जल के प्रभाव से अपना असर कम दिखाता है। तो जहां पर दीमक लगी हो, उस फील्ड में सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे क्या हो, दीमक का प्रभाव खत्म हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो जीवाणुओं के लिए भी, जो लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में भी जल की आवश्यकता होती है, और जो हानिकारक कीट है उनको भी कम करने में, उनके प्रभाव को कम करने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सिंचाई जरूरी है। आगे है कि जल की पूर्ति बढ़ाकर फसलों के परिपक्वता काल को कुछ लंबी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि फसलों की गुणवत्ता पूर्ण अधिक उपज प्राप्त कर एवं बाजार की मांग के अनुसार काटकर बाजार में बेचा जा सके। तो जल की अगर पूर्ति बढ़ा देंगे अपन फसलों में, तो उसका क्या होगा? परिपक्वता काल, जो कुछ लंबी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
लंबी अवधि तक उसका परिपक्वता काल सिंचाई करके बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि फसलों की गुणवत्ता गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी और उपज भी अच्छी प्राप्त होगी, जिससे क्या होगा कि बाजार की मांग के अनुसार उसको काटकर बाजार में बेचा जा सकता है और किसान को मुनाफा होगा। आगे खेत के सिंचित होने पर मृदा में नमी रहेगी, जो बीजों के अंकुरण व पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि खेत के सिंचन होने पर मृदा में नमी रहेगी, जो बीजों के अंकुरण, नमी क्या करेगी, बीजों का अंकुरित व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो अगर मृदा में नमी रहेगी तो बीजों को अंकुरण में सहायता मिलेगी और पौधों की वृद्धि में भी सहायता मिलेगी। आगे है, पेड़ पौधे अपने पोषक तत्वों को मृदा से घोल के रूप में लेते हैं, जिसके लिए सिंचाई करना आवश्यक है। तो अपन जो जो भी फर्टिलाइजर्स और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपन फील्ड में अप्लाई करते हैं, फील्ड में डालते हैं, तो पेड़ पौधे उनको क्या करते हैं, उन पोषक तत्वों को मृदा से घोल के रूप में, डायरेक्ट तो लेते नहीं है, क्या करते हैं कि उनकी जड़ों के द्वारा मृदा से घोल के रूप में लेते हैं। तो घोल कैसे होगा उसका, जब वो जल के साथ में घुल करके और पौधों को मिलेंगे। इसके लिए भी सिंचाई क्या है, आवश्यक है। तो सिंचाई द्वारा वर्षा की अनिश्चितता से सुरक्षा की जा सकती है। तो वर्षा की अगर अनिश्चितता है, वर्षा का अपन को वो नहीं है कि बारिश होने वाली नहीं है, तो उसकी अनिश्चितता से भी सुरक्षा की जा सकती है। क्योंकि अगर सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहेंगे तो फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए वर्षा की अनिश्चितता से सुरक्षा अपन सिंचाई करके कर सकते हैं। जब वर्षा न हो अथवा असमय हो तो फसलों को सिंचाई करके पानी दिया जा सकता है। असमय वृष्टि, जब वर्षा नहीं हो तब अपन क्या करेंगे, कृत्रिम रूप से पौधों को जल देंगे। तो सिंचाई इस तरीके से भी आवश्यक है जब वर्षा नहीं हो तो। आगे है कि वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए एक आवश्यक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य प्रक्रिया है। पौधों की पत्तियों के द्वारा पर्णरंध्रों के माध्यम से पानी उत्सर्जित किया जाता है। जो पौधों की पत्तियों में क्या होता है, पर्णरंध्र, ये पर्णरंध्र होते हैं, उनके माध्यम से पानी उत्सर्जित किया जाता है। पानी की अनुपस्थिति में यह क्रिया पूर्णतः असंभव है। यदि पानी नहीं होगा तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। और वाष्पोत्सर्जन के अभाव में पौधों की जल एवं पोषक तत्व अवशोषण क्रिया प्रभावित होगी। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया अगर नहीं होगी पौधों में तो पौधों की जल और पोषक तत्व अवशोषण की क्रियाएं प्रभावित होंगी। तो इसलिए भी पौधों में सिंचाई करना आवश्यक है। अभी इसके इंपॉर्टेंस के कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, जिनमें है कि मरुस्थल के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। सिंचाई के द्वारा क्या के प्रसार को रोक सकते हैं, क्योंकि सिंचित क्षेत्र आच्छादन हो जाता है। जो सिंचित क्षेत्र होता है वहां पर वनस्पति उगने लगती है और भूमि पर छा जाती है। आच्छादन यानी भूमि पर छा जाना, जिससे मृदा क्षरण कम होता है। खाद एवं उर्वरकों को ठोस से द्रव्य रूप में बदलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जो खाद और उर्वरक है उनको ठोस रूप से द्रव्य रूप में बदलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मृदा में अपक्षालन द्वारा लवणीय प्रभाव को सिंचाई से कम किया जा सकता है। तो इन सभी कारणों की वजह से सिंचाई में क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी अपन ने देखा। आगे देखेंगे सिंचाई के स्रोत क्या हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत। सर्वप्रथम हम यह बताना जरूरी है कि सिंचाई के स्रोत व साधनों में अंतर क्या है। जो सिंचाई के स्रोत हैं और सिंचाई के साधन हैं उनमें अंतर क्या है। तो सिंचाई के स्रोत वे स्थान हैं जहां पर जल एकत्रित रहता है।
तो जहां पर जल क्या होता है, एकत्रित रहता है, वो होते हैं सिंचाई के स्रोत, जिन्हें जल भंडार भी कहते हैं, जैसे कुआं, नहरें, तालाब, बावड़ी, झील, झरने, सिवर, नदियां। ये सभी होते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के साधन वे यंत्र हैं जिनकी सहायता से सिंचाई के लिए जल भंडारों से जल लिया जाता है, जैसे रहट, डेकली, चरस, बेड़ी, पवन चक्की, पंप सेट, बर्मा आदि। तो ये सभी जो यंत्र होते हैं वो होते हैं सिंचाई के साधन, और जो जहां पर जल एकत्रित होता है वो होते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के मुख्य स्रोत निम्न है। पहला है नहरें, कैनाल्स। नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं, फिर उनके जल का सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। बांध तथा नहरों के निर्माण में काफी पूंजी तथा समय की आवश्यकता होती है। नहरों के प्रकार, एक है अनित्यवाही नहरें, जो कि सीजनल कैनाल्स होती हैं, सीजन के हिसाब से बहने वाली नहरें होती हैं। इन्हें बरसाती नहरें भी कहते हैं। नदियों के जल की बाढ़ को कम करने के लिए अथवा रोकने के लिए ये नहरें बनाई जाती हैं, जिनका पानी सिंचाई के काम आता है। नदियों में जल स्तर एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर जाने लगता है, तो पानी को इन नहरों में छोड़ दिया जाता है। इन नहरों के मुख्य रूप से दो दोष है। प्रथम, जब नदी में पानी नीचे रह जाता है तो नहर में पानी नहीं जाता है और नहरें सूख जाती हैं। दूसरा, इन नहरों से पूरे वर्ष सिंचाई नहीं होती है, अतः इन नहरों का बनवाना अधिक लाभदायक नहीं रहता है। इसलिए अब इस प्रकार की नहरें कम बनवाई जाती हैं। इस प्रकार की नहरों का उदाहरण भारत में कृष्णा, कावेरी, डाल्टा क्षेत्रों में है। दूसरी नहरें हैं नित्यवाही नहरें। इन्हें बारहमासी नहरें भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें पूरे वर्ष पानी बहता रहता है और ये पूरे वर्ष सिंचाई के काम आती है। ये नहरें हमेशा बहने वाली नदियों से निकाली जाती हैं अथवा नदियों पर बांध बनाकर निकाली जाती हैं। उदाहरण है इसका इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में नहर सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में नहर सिंचाई का मुख्य स्रोत है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाई गई गंगा नहर राजस्थान ही नहीं, देश की भी प्राचीनतम नहर प्रणालियों में से एक है, जिसमें वर्तमान में भी सिंचाई की जाती है। जो गंगा सिंह द्वारा बनवाई गई गंगा नहर है वो आज भी सिंचाई के काम में ली जाती है, जो कि राजस्थान में नहीं पूरे देश में काम में ली जा रही है। नहर के बाद दूसरा स्रोत आता है तालाब, जिसको टैंक्स बोलते हैं। तालाब किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, प्राय एक गांव का एक तालाब होता है, जो गांव के निचले भाग में स्वतः बन जाता है। गांव में आपने देखा होगा कि एक ऐसा स्थान होता है जहां पर पानी भरा होता है, वो तालाब होता है। एक गांव में एक तालाब होता ही है। इसमें पूरे गांव एवं आसपास से वर्षा का पानी आकर एकत्रित होता है। तो जहां पर नीचा स्थान होता है गांव में, वहां पर जो ऊंचे स्थान होते हैं वहां से वर्षा का पानी आकर के और नीचे स्थान में इकट्ठा हो जाता है, जहां धरातल कुएं खोदने के लायक नहीं है। इस कारण तालाबों की आवश्यकता होती है। राजस्थान में भीलवाड़ा, टोंक आदि क्षेत्रों में तालाब सिंचाई के अच्छे स्रोत हैं। आगे आता है कुएं, जिनको वेल्स बोला जाता है। कुओं के माध्यम से सिंचाई परंपरागत रूप से की जाती है। कुओं द्वारा सिंचाई में अधिक व्यय एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत कुएं ही है। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो वो आएगा कुएं। कुओं के प्रकार में आता है अस्थायी कुएं और स्थायी कुएं। अस्थायी कुएं जिन क्षेत्रों में भूमि का जल स्तर ऊंचा है तथा किसान निर्धन होता है, उन क्षेत्रों में अस्थायी कुआं बनाया जाता है।
इसकी गहराई 15 से 20 फीट तक होती है और यह 1 या 2 वर्षीय काम में आते हैं। जहां पर जल स्तर ऊंचा है, जैसे 15 से 20 फीट तक ये खोदे जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में जहां पर जल स्तर ऊंचा है वहां पर अस्थायी कुएं बनाए जाते हैं, जो कि 1 से 2 वर्षीय काम में आते हैं। जबकि स्थायी कुआं ये दो प्रकार के होते हैं। स्थायी कुएं भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कच्चा कुआं, एक होता है पक्का कुआं। कच्चा कुआं जिन क्षेत्रों में मिट्टी कठोर होती है अथवा चट्टाने होती हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार का कुआं बनाया जाता है, जो कि कच्चा कुआं कहलाता है। आगे आता है पक्का कुआं। इस प्रकार के कुएं की खुदाई भी वैसे ही की जाती है जिस प्रकार से कच्चे कुएं की होती है, लेकिन अंतर यह होता है कि कुआं अंदर से पक्का होता है, अर्थात यह ईंट या पत्थर से बना होता है। यानी कुआं कच्चे कुएं के तरीके से ही खोदा जाता है, लेकिन उसको अंदर से पक्का कर दिया जाता है ईंट या पत्थर के द्वारा, तो वो पक्का कुआं हो जाता है। गहराई 25 फीट से अधिक होती है। जो पक्के कुएं होते हैं उनकी गहराई 25 फीट से अधिक होती है। एक होता है पाताल तोड़ कुआं, जिसको एर्टिशियन वेल्स बोला जाता है। ये अधिकतर उत्तरांचल राज्य के तराई क्षेत्रों में मिलते हैं। पाताल तोड़ कुओं में भूमिगत जल स्वतः अपने ही दबाव से धरातल पर बाहर निकलता है। इन कुओं के लिए विशेष भूगर्भिक संरचना की आवश्यकता होती है। पाताल तोड़ कुएं से जो भूमिगत जल एक दबाव के द्वारा अपने आप ही बाहर निकलने लगता है, उन्हें बोला जाता है पाताल तोड़ कुआं। एक होता है नलकूप, ट्यूबवेल। भूमि के अधिक गहराई से पानी प्राप्त करने के लिए मशीनों की सहायता से अधिक गहराई 120 मीटर से 150 मीटर तक या इससे अधिक तक लोहे के मजबूत पाइप डालकर पानी प्राप्त किया जा सकता है। ट्यूबवेल से पानी सब मर्सिबल पाइप द्वारा निकाला जाता है। ये 120 से 150 मीटर 150 मीटर तक या उससे भी अधिक जल स्तर जब नीचे जाता है तो वहां से नलकूप ट्यूबवेल काम में लिया जाता है। सिंचाई के स्रोतों में एक होती है झीलें। पृथ्वी तल पर कहीं कहीं प्राकृतिक कारणों से निचले क्षेत्र में जल एकत्रित हो जाता है, उस स्थान विशेष को झील कहते हैं। झील दो प्रकार की होती है, मीठे पानी की और खारे पानी की। झरने एक स्रोत होता है जल का, झरने। वर्षा के दिनों में पहाड़ों पर पानी एकत्रित हो जाता है। यह पानी धीरे धीरे पहाड़ों की दरारों एवं कंदराओं से रिसता रहता है। यह पानी झरनों का रूप ले लेता है। कुछ झरने बारहमासी होते हैं, जबकि कुछ झरने गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। बावड़ी ये छोटे जलाशय होते हैं जिन्हें बदिया भी कहते हैं। जिस प्रकार से कुएं होते हैं उसी प्रकार से बावड़ी भी होती है। ये चौकोर आकार की अंदर से पक्की होती है, जिनमें अंदर से पानी आने के स्रोत होते हैं। ये कुएं की भांति गोल न होकर चौकोर होती हैं और आकार में बड़ी होती हैं, जिनमें काफी गहराई तक सीढ़ियां बनी होती हैं, जिनकी सहायता से ऊपर नीचे आया जा सकता है। बावड़ी उन स्थानों से अधिक बनाई जाती है जहां 20 इंच से कम वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र में बावड़ी का अधिक चलन है। यह वर्षा के पानी को भी संग्रहित करने की परंपरागत विधि है। बावड़ी भी जल स्रोतों में सिंचाई के लिए एक अच्छा स्रोत था पुराने टाइम में। ये भी कुएं की तरह होती है लेकिन अंदर से पक्की होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने बावड़ियां नहीं देखी होंगी, तो आपको अभी मैं एक बावड़ी दिखाता हूँ, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है, राजस्थान में ही है।
चांद बावड़ी जिसको स्टेप वेल बोला जाता है। ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। इसमें पक्की होती है, चौकोर होती है, जैसा अभी अपन ने बुक में देखा, और अंदर पानी भरा होता है, और साथ में सीढ़ियां भी लगी हुई होती हैं ऊपर आने के लिए, नीचे जाने के लिए। इस तरीके से होती है, देख सकते हो। ये थी बावड़ी। बावड़ी उन स्थानों में अधिक बनाई जाती है जहां क्या होता है, 20 इंच से कम वार्षिक वर्षा होती है, जो कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में बावड़ी का अधिक चलन रहा। यह वर्षा के पानी को भी संग्रहित करने की परंपरागत विधि है। तो राजस्थान में आपको बावड़ी अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाएंगी। अभी तो अपन ने देखे थे सिंचाई के स्रोत, जो कि कुएं, नहर, तालाब, बावड़ी। आगे है सिंचाई के साधन, मीन्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के साधन यानी जो यंत्र होते हैं सिंचाई के, उन्हें सिंचाई के साधन बोला जाता है। सिंचाई के साधन वे यंत्र हैं जिनकी सहायता से सिंचाई के लिए जल भंडारों से लिया जाता है। जो जहां पर जल एकत्रित है वहां से जल को लाना, जिन यंत्रों के द्वारा लाया जाता है उन्हें जल या सिंचाई के साधन बोला जाता है। भूमि के अंदर एवं सतह पर उपलब्ध जल को सिंचाई के लिए खेत में उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं, जैसे रहट, चरस, डेगली, बेड़ी, पवन चक्की, पंप सेट, बर्मा आदि। ये सभी जो रहट, चरस, डेगली, बेड़ी, पवन चक्की, ये सभी क्या है, पुराने तरीके हैं जिनसे किसान अपने फील्ड में पानी को जल स्रोतों से लाकर देता था। इन्हें संचालित करने के लिए पशु शक्ति, मानव शक्ति, वायु शक्ति एवं यांत्रिक शक्ति काम में लेते हैं। अतः सिंचाई के पानी को जल स्रोतों से उठाने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए जल निकालने के उन्नत साधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सिंचाई को जलोत्थान सिंचाई या लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। सिंचाई के साधन निम्नलिखित है। एक है चरस, इसे क्षेत्रीय भाषा में मोट या पूर के नाम से भी जानते हैं। यह सिंचाई का प्राचीन साधन है। इस साधन से लगभग 30 फीट तक गहरे कुएं से आसानी से पानी निकाला जा सकता है। रहट के द्वारा 30 फीट तक के गहरे कुओं से पानी निकाल सकते हैं, जो कि सिंचाई का प्राचीन साधन है। क्षेत्रीय भाषा में रहट को, वो चरस को मोट या पूर के नाम से भी जानते हैं। चरस के द्वारा 10 घंटे में लगभग 60,000 लीटर पानी उठाया जा सकता है। यदि 2 जोड़ी बैल काम में ले तो यह मात्रा बढ़ाई जा सकती है। 10 घंटे में लगभग 60,000 लीटर पानी इसके चरस के द्वारा उठाया जा सकता है। वह 2 जोड़ी बैल काम में ले तो यह मात्रा जो 60,000 10 घंटे में उठा रहे हैं उसको बढ़ाया भी जा सकता है। यह देख सकते हो, उसमें बैलों के द्वारा चरस से पानी खींचा जाता था कुओं से। सिंचाई का दूसरा साधन है रहट, जिसको प्रेशियन व्हील बोलते हैं। सिंचाई का यह साधन भी पुराना है। रहट द्वारा 10 से 12 मीटर तक की गहराई तक का पानी उठाया जाता है। इसमें लोहे के बड़े पहियों पर छोटी छोटी बाल्टियों की माला होती है। यह है इसमें लोहे का पहिया, जिसमें छोटी छोटी बाल्टियों की माला यहां दिखाई दे रही होगी। ये इसके जो पहिए के ऊपर बाल्टियों की एक माला के तरह दिखाई दे रही है। इसकी कुछ बाल्टियां पानी में डूबी रहती हैं। पहिए को एक दूरी द्वारा घुमाया जाता है। तो ये कुछ बाल्टियां पानी में डूबी हुई हैं और ये इस तरीके से चलता रहता है और पानी बाहर कुएं से आता रहता है। ये था रहट, इसे बोला जाता है रहट। इसे चलने के लिए एक आदमी
तथा एक जोड़ी बैल या ऊंट काम में लेते हैं। इससे प्रति घंटा लगभग 10,000 लीटर पानी उठाया जा सकता है। बेड़ी, जिसको दोलन टोकरी बोला जाता है, ये भी एक सिंचाई का साधन है। यह भी सिंचाई का पुराना साधन है। इससे लगभग 1 मीटर ऊंचाई तक पानी उठाया जा सकता है। तालाब, नदी, झील, नहर आदि से पानी इसके द्वारा उठाते हैं। इसमें 2 आदमियों की आवश्यकता पड़ती है। चमड़े की बनी टोकरी को दोनों ओर 2 रस्सियों से बांधकर 2 आदमी पानी उठाते हैं। इससे कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इससे प्रति घंटा 3600 से 5,000 लीटर पानी निकाला जा सकता है। यह है बेड़ी या दोलन टोकरी। सिंचाई का एक साधन होता है डेगली। सिंचाई का यह साधन भी पुराना है। इससे कम गहरे कुओं व तालाबों का पानी उठाया जा सकता है। इसमें लकड़ी की बल्ली या लंबा खंभा जल स्रोत के पास भूमि सतह पर लगा होता है। इसके ऊपर लकड़ी की बल्ली काम में लेते हैं, जिसके एक सिरे पर पत्थर बांधा जाता है तथा दूसरे सिरे पर रस्सी के द्वारा बाल्टी बंधी रहती है। जब पत्थर ऊपर उठता है तब बाल्टी में पानी भर जाता है। इससे कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इससे 1 से 3 मीटर गहराई से पानी उठाया जा सकता है तथा 1 घंटे में 2,000 से 2,300 लीटर पानी निकाला जा सकता है। पवन चक्की। पवन चक्की में लोहे के बड़े पहिए पर चारों ओर ब्लेड लगे होते हैं। इस पहिए को काफी ऊंचे लोहे के टावर पर लगाया जाता है, जो कि वायु की शक्ति से घूमता रहता है। लोहे की छड़ द्वारा घूमते पहिए की शक्ति को भूमि पर रखे प्लंजर पंप तक पहुंचाया जाता है। पंप का पानी उठाने वाला पाइप कुएं के पानी में डूबा रहता है। पवन की गति से घूमते हुए इस पहिए की शक्ति द्वारा पंप चलता रहता है। पंप से पाइप द्वारा पानी बाहर निकलता है। पानी की मात्रा हवा की गति पर निर्भर रहती है। पवन चक्की को चलाने के लिए कम से कम 16 मील प्रति घंटा वेग से पवन चलनी चाहिए। यह स्ट्रक्चर में देख सकते हो पवन चक्की। इसके द्वारा जल स्रोतों से पानी निकाला जाता था पवन चक्की के द्वारा। पवन चक्की को चलाने के लिए कम से कम 16 मील प्रति घंटा वेग से पवन चलनी चाहिए। पवन चक्की ऐसे स्थान पर लगाई जानी चाहिए जहां हवा में रुकावट न हो। इसे चलाने के लिए आदमी या बैलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वायु का चलना अति आवश्यक है। सिंचाई के स्रोत में आता है अगला पंप सेट। आजकल कुओं व नलकूपों से पानी निकालने के लिए डीजल इंजन पंप, विद्युत मोटर पंप व ट्रैक्टर काम में लिए जाते हैं। इनकी क्षमता अन्य साधनों से अधिक होती है। इससे अधिक प्रचलन विकेंद्रीय पंप का है। यह पंप विकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पंप के बॉडी को केसिंग कहते हैं। जो पंप की बॉडी होती है उसको बोला जाता है केसिंग। इसके अंदर पंखा होता है। पंप की बॉडी के अंदर पंखा होता है जो कि शाफ्ट्स के द्वारा तीव्र गति से इंजन या मोटर की शक्ति द्वारा चलता है। पंप का पानी उठाने वाला चूसक नल, उसको सक्शन पाइप पानी में डूबा रहता है। चूसक नल में नीचे की तरफ फुटवॉल्व लगा होता है जो कि पानी को कुएं से वापस बोरिंग पाइप के अंदर जाने से रोकता है। इसके द्वारा पानी वापस कुएं में नहीं जा सकता। इस पाइप का पानी पंखे की सहायता से खींचा जाता है। बाद में यह प्रसार नल से बाहर निकल जाता है। बनावट के आधार पर पंप के प्रकार, एक है मोनोब्लॉक पंप, दूसरा डबल ब्लॉक पंप, तीसरा सबमर्सिबल पंप। मोनोब्लॉक पंप, इसमें पंखा व मोटर एक ही ब्लॉक में स्थित होते हैं। डबल ब्लॉक पंप, इसमें चालक शक्ति का भाग अलग होता है तथा पंखे वाला भाग अलग होता है। पंप, इंजन पंप प्राय इसी प्रकार के होते हैं। सबमर्सिबल पंप, यह पंप पानी के अंदर रहकर कार्य करता है, इसलिए यह पंप अधिक गहराई की
जल स्तर वाली भूमि में प्रयोग में लाया जाता है। नलकूप में अधिकांश यही पंप उपयोग में लाए जाते हैं। यह है डीजल पंप सेट, जो जनरली देखा भी होगा, पंप सेट, डीजल पंप सेट जिसको बोला जाता है। यह भी सिंचाई का एक साधन है। तो अभी अपन ने देखा अभी तक इरिगेशन की डेफिनेशन, सिंचाई के स्रोत और सिंचाई के साधन। आगे आता है फसलों की जलमांग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो जलमांग क्या होता है? तो फसल की जलमांग जल की वह मात्रा है जो निश्चित परिस्थिति में निश्चित अवधि तक फसल की सामान्य वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यक है, तथा जिसकी पूर्ति जल अवक्षेपण या सिंचाई या दोनों द्वारा होती है। इसमें वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, पादप उपापचय में प्रयुक्त जल के अतिरिक्त वह जल भी सम्मिलित होता है जो भूमि की तैयारी, वृक्षारोपण, लवण निच्छालन तथा जल प्रयोग में होने वाली हानि जैसे रिसने, बहने आदि में प्रयुक्त होता है। पौधों की उपापचयी क्रिया शरीर निर्माण में कुल फसल जलमांग की 1% से कम जल की मात्रा की आवश्यकता है होती है। अतः जलमांग को सूत्रफल में निम्न प्रकार दिया जा सकता है। जलमांग के लिए एक सूत्र काम में ले जाता है, वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस सिंचाई में जल की हानि प्लस विशेष प्रक्रियाओं में प्रचुर प्रयुक्त जल। जलमांग को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है: सिंचाई जल की आवश्यकता प्लस प्रभावी वर्षा प्लस मृदा में संग्रहित नमी का योगदान। सिंचाई जल की आवश्यकता जलमांग माइनस प्रभावी वर्षा माइनस मृदा में संग्रहित नमी का योगदान। जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जलमांग को प्रभावित करते हैं। पौधों की जलमांग भूमि की दशा, जलवायु, पौधों की प्रकृति व फसल प्रबंधन द्वारा प्रभावित होती है। जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं जिनमें एक है फसल की प्रकृति। जलमांग फसल व फसल की किस्म पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए ज्वार को कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि धान व गन्ना की जलमांग अधिक है। एक ही फसल की विभिन्न किस्मों की जलमांग अधिक है। एक ही फसल की विभिन्न किस्मों की जलमांग भिन्न भिन्न होती है। दीर्घ अवधि की किस्म की जलमांग मध्यम व कम अवधि की किस्म की तुलना में अधिक होती है। फसल के लिए उपभोग में प्रयुक्त जल की मात्रा पौधों की प्रारंभिक अवस्था में कम, पौधों की बढ़वार के समय अधिक और फलावस्था में अधिकतम और परिपक्वता पर घटती है। अंकुरण के समय वाष्पीकरण से भूमि से जल का ह्रास अधिक होता है। जिन पौधों की जड़ें कम विकसित व उथली होती हैं वे कम पानी का अवशोषण कर पाती हैं। जड़ें जितनी गहराई तक जाती हैं उतने ही अधिक क्षेत्र से जल का शोषण करती है तथा उतने ही ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। सूखा सहनशील फसलों को वृद्धि एवं विकास के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। जिन फसलों में पत्तियां एवं शाखाएं अधिक होती हैं उनकी जलमांग कम पत्तियों वाली फसल की तुलना में अधिक होती है। दूसरा कारक है मृदा। मृदा की जल संग्रहित करने की क्षमता व पानी की उपलब्धता उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करती है, जैसे मृदा संरचना, मृदा रंग, मृदा ताप आदि। ये कारक किसी भी फसल की जल आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। हल्की बलुई मृदाओं की अंतः स्पंदन गति, इनफिल्ट्रेशन रेट अधिक होने के कारण भारी मटियार मृदाओं की अपेक्षा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। उथली मृदाओं को गहरी मृदाओं की तुलना में जल्दी जल्दी लेकिन प्रति सिंचाई कम पानी की आवश्यकता होती है। कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से मृदा की जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है तथा मृदा को कम पानी की आवश्यकता होती है। मृदा उर्वरता भी पौधों द्वारा प्रयुक्त जल की मात्रा को प्रभावित करती है। कम उर्वर मृदाओं में उगाए गए पौधे या फसलें प्रति इकाई सूक्ष्म पदार्थ उत्पन्न करने के लिए अधिक पानी की वाष्पोत्सर्जित करती है। उर्वरक उपयोग से फसल का वाष्पोत्सर्जन अनुपात कम होता है तथा पानी के प्रभावी उपयोग में मदद मिलती है। जिन भूमियों का रंग काला होता है वे वातावरण से अधिक ताप का अवशोषण करती है, जिससे भूमि से वाष्पीकरण अधिक होता है, जलमांग अधिक होगी
और जल निकास भी जल मांग को प्रभावित करता है। जलमग्न मृदाओं में वाष्पोत्सर्जन कम होने से पौधों द्वारा पानी का अवशोषण कम होता है। इसलिए दोषपूर्ण जल निकास परिस्थितियों में फसलें कम पानी लेती हैं। जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो यह सर्वमान्य तथ्य है कि वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, सौर विकिरण, वायुमंडल तापमान, सापेक्ष आर्द्रता तथा वायु गति से प्रभावित होता है। गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों की जलमांग अधिक होती है, क्योंकि गर्मियों में अधिक तापमान से वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन क्रियाएं तेज हो जाती है। वातावरण में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, अतः फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मध्यम व तेज हवाएं चलने पर मृदा सतह से वाष्पीकरण बढ़ने के कारण मृदा में नमी कम हो जाती है तथा फसल में जल्दी ही सिंचाई करने के कारण जल मांग बढ़ जाती है। दिन के समय सूर्य जितना चमकीला होगा उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा। फसल के वृद्धि काल में बरसात होने पर फसल की जल मांग में कमी आती है। फसल प्रबंधन, कर्षण क्रियाओं का फसल की जल मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक जुताई करने पर मृदा संरचना में सुधार होता है, अतः जल मांग में कमी आती है। बीज दर बढ़ाने पर प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या बढ़ने से जल मांग में वृद्धि होती है। यदि फसल बुआई वायु गति के विरुद्ध कतारों में करें तो वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी व जल मांग भी कम होगी। निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, जिससे खरपतवारों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में व्यर्थ जल की बचत होती है। खेत में पलवार या अवरोध परत का प्रयोग, मल्च का प्रयोग करने से जल मांग में कमी आती है। सिंचाई प्रबंधन भी जल मांग को प्रभावित करता है। सिंचाई की सिंचाई की प्रभावित करता है। सिंचाई की प्रवाहित सिंचाई विधि, फ्लड इरिगेशन में नाली सिंचाई विधि, फरो इरिगेशन की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। प्रवाहित विधि की तुलना में